ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं जो सियासी मंजरनामा है, उसमें सिंध में तो पीपल्स पार्टी मौजूद ही है, बलूचिस्तान में सरप्राइज देने जा रही है, लेकिन इस वक्त पंजाब की सूरत हाल क्या है, तमाम मौजूद पे बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर राजा काशिफ जंजुआ साहब मौजूद हैं। आप तज्ज़ियाकार ने इस प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। जी जी, बहुत शुक्रिया। सर, थोड़ी सी आपकी आवाज़ जो है वो पोजीशन को चेंज कीजिएगा ताकि आवाज़ आपकी बेहतर हो जाए। इस वक्त जो सूरत मेरी आवाज़ बेहतर है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। सर, इस वक्त जो सूरत हाल नज़र आ रही है इलेक्शंस की तैयारियों में, सबसे पहले पीपल्स पार्टी मैदान में है। नून लीग कहाँ है इस वक्त? क्या वो अपने मसलों को हल करने में है या वो समझती है कि अब उसका नहीं सिलसिला, क्योंकि जिस किस्म की पॉलिसीज़ हमें 13-14 महीने में नज़र आई हैं वो तो मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ जाती है, और हमें ये भी पता है कि पीपल्स पार्टी बड़ा सेफ खेलती रही है इस दौरान। क्या मंजरनामा लग रहा है आपको? आपने बड़ा बुनियादी सवाल किया। यहाँ पे चूंकि मैं दारुल हुकूमत की राहदारियों में, और जो जिसको हम कहते हैं सब जगह ही आना जाना रहता है, पार्लियामेंट हो, और वहाँ मैंने करीब से देखा कि किस तरह पीपल्स पार्टी की मूव्स देखी मैंने अभी हाल ही में, ये गवर्नमेंट तब्दील होने के बाद भी, उससे पहले भी। तो जो मैं देखता हूँ बुनियादी तौर पे, अगर हम बात करें सियासी गलतियों की या चालों की, जो लोग शतरंज जानते हैं उनको पता है कि चालें बड़ी देखभाल के खेली जाती हैं। हुआ यूं है कि नून लीग ने बड़ी ही ब्लंडर किए, बज़ाहिर उनको लगता था कि उनके लिए बहुत अच्छे मूव्स हैं। इसी तरह पीटीआई बड़ी गलतियां कर गई, लेकिन पीपल्स पार्टी ने ऐसी कोई गलती नहीं की, इसलिए वो संभली हुई है। अब वो मैं मिसाल के साथ जरूर पेश करूंगा कि नून लीग को लगता था कि जब उन्होंने 13 में गवर्नमेंट दे दी, केपी की गवर्नमेंट, सरहद की गवर्नमेंट दे दी पीटीआई को, कि ठीक है, हालांकि उस वक्त चाहते तो वो तब्दील कर सकते थे, फजलुर रहमान या 12 जैसे करके वो गिरा सकते थे। उन्होंने कहा ठीक है, सूबे में इनको खेलने दें, कोई इशू नहीं है, इमरान खान वैसे ही मथे लग रहा है बंदा हमारे, तो ठीक है इसको वहां करते हैं। उनको अंदाजा नहीं था कि वो वहां से उसकी रूट्स बनती जाएंगी और बहुत आगे जाएगा वो। अच्छा, यही 18 में हुआ कि सूबाई गवर्नमेंट जो थी पंजाब की, ये तब्दीली ला के नून लीग ले सकती थी, तो उन्होंने कहा कोई मसला नहीं, बुजदार बड़ा ही कमजोर वो है वजीर आला, हम इसको चलने देंगे। अच्छा, वही इनके गले पड़ गया। आप देखिए 2 सूबे इन्होंने हाथ से निकाले। जबकि अगर बात करें इसके बाद, मैं आपसे कहूंगा पीटीआई के हालात, पीटीआई ठीक खेल रही थी, उन्होंने आखिरी टाइम पे जो जाके दोनों सूबों से अपनी हुकूमतें खत्म की, वहां उन्होंने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। पीटीआई के हालात बुरे नहीं थे, उन्होंने बुरे कर लिए, क्योंकि देखिए डी चौक पे खड़े होके गुफ्तगू करने में, जलसे करने में और पार्लियामेंट में बात करने में बड़ा फर्क होता है। और सूबाई हुकूमतें 18वीं तरमीम के बाद सूबाई हुकूमतों के पास ज्यादा पावर है, और ये सब करने वाली तो पीपल्स पार्टी है, इसलिए उसको पता है कि खेलना सूबे के जरिए ही है। देखें, सूबे के अंदर शहरों में फंड्स होते हैं, अब सिंध के पास फंड है, कराची से उनको जनरेट हो जाता है ये रकम। तो पाकिस्तान में आप देखेंगे सिंध बड़ा ताकतवर सूबा है माशी लिहाज से, मईशत की हम बात करते हैं, फाइनेंशियल की बात करें, सिंध और पंजाब 2 बड़े सूबे हैं। केपी या बलूचिस्तान के पास तो फंड जनरेट नहीं होते ना इतने ज्यादा, या केपी में। जी सर, वो जो एक बुनियादी सवाल है ना, वो इस वक्त यही है कि मैं ये कहना चाह रही हूँ कि पीपल्स पार्टी इस वक्त जिस तरह से पूरे सिनेरियो में छाई हुई नजर आ रही है, मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी ज़रूर हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने, शहबाज शरीफ ने और नवाज शरीफ ने एक कोशिश करने के बाद बलूचिस्तान में भी मुकर्रर किए अपने लोगों को ताकि वहाँ पे तंजीम साजी का अमल हो, वो नाकाम हो गया। अब बलूचिस्तान में हमें साफ मंजरनामा नज़र आ रहा है कि पीपल्स पार्टी वहाँ पे भी सरप्राइज दे रही है। दूसरा, सिंध में भी हमें मुस्लिम लीग नून कहीं नज़र नहीं आ रही। पंजाब के सिनेरियो में इस वक्त क्या देख रहे हैं आप, कि आपको क्या लगता है कि वो जो जनूबी पंजाब वाले लोग हैं जो कि अभी पीटीआई से कट के वहां पे पहुंच रहे हैं, क्या ये लोग इतना वोट बैंक है कि पीपल्स पार्टी के काम आ सकेंगे? देखें, बुनियादी बात, ये जो आप पीपल्स पार्टी के सरप्राइज कह रही हैं ना, ये बुनियादी तौर पे सरप्राइज नहीं है। सिर्फ उनके पास एक ताकत का मरकज है, वो है सूबाई हुकूमत सिंध की,
और इसके अलावा उनके पास कहीं कोई ताकत नहीं है। पंजाब में उनके हालात अच्छे नहीं है। अच्छा, पंजाब की अगर आपने कहा कि वो सरप्राइज दे रहे हैं, कोई सरप्राइज नहीं दे रहे। जुनूबी पंजाब जिसको हम कहते हैं ना, जिसको हम पंजाब का जो लहजा है सराइकी, हम उसको एक अलग सा, वो भी पीपल्स पार्टी का ही ख्वाब था कि हम पंजाब में एक सूबा बना दें। अच्छा, सिंध में वो कराची को सूबा बनाने को तैयार नहीं है, लेकिन उनकी ख्वाहिश है कि वहां पंजाब में हम सूबा बना दें, क्योंकि देखिए वो वहां से अपना गेम बनाने के तुले में ना, देखा जाए तो ये कोई वफाकी पार्टी की अलामतें नहीं है। बस पीपल्स पार्टी वफाकी सतह पे खेलती ही नहीं है, वो तो सिंध कार्ड लेके, एक लिसानी कार्ड लेके हमेशा मरकज में आई, और बेनजीर साहिबा के दौर में भी ये सब कुछ होता रहा। तो अच्छा, बलूचिस्तान की आप जो बात कर रही हैं, बलूचिस्तान में तो आपको पता है इलेक्टेबल्स हैं, उनको जहां भेज दिया जाता है वो चले जाते हैं, कभी बाप पार्टी बन जाती है। देखिए, जो कहते हैं ना कि बलोच बड़े ही उसूल परस्त है, ऐसा कहीं भी नहीं है। और देखने फारूक लगारी ने भी कहा कि जी हम तो बलोच हैं और आप मेरी बहन है बेनजीर साहिबा, और हुकूमत तोड़ दी थी। यही जनूबी पंजाब के लोग थे, यही बलूचिस्तान के लोग हैं जिनको आप कहते हैं कि ये सारे इलेक्टेबल्स हैं, इनकी कोई पार्टी नहीं है। इनको जो इनको लगेगा कि जो जीत रहा है मरकज में आ रहा है, ये सारे उसके साथ चले जाते हैं। यानी कि आप इनको आसान लफ्जों में थाली का पैकेट, डायनामिक ही एक इस तरह से चेंज है ना कि जो चाहेंगे स्क्रिप्ट लिखने वाले, हुकूमत तो उसी की ही होनी है। नहीं, देखें स्क्रिप्ट, आपको पता है जरदारी साहब से बड़ा स्क्रिप्ट राइटर कोई नहीं है पाकिस्तान में। उन्होंने 18वीं तरमीम लाए, जिसकी वजह से वफाक कमजोर हो गया, सूबे ताकतवर हुए। आप कराची में, मैं तो खैर से इस्लामाबाद में हूँ, लेकिन मैं कराची में आपके मेट्रो के साथ काफी टाइम में काम कर चुका हूँ, प्रोग्राम में आता रहा हूँ। तो बात यह है कि कराची में आप आपके मेट्रो 1 के करीब ही जाएं अगर आप, तो लियाकत नेशनल लाइब्रेरी है, उसके हालात देखें। जब वो वफाक के पास थी तो उसके क्या हालात थे, आज तो वहां पे कोई पूछे पुरसाने हाल नहीं है। वो सारे महकमे जो वफाक से सूबों को मुंतकिल हुए हैं, उन सबका बेड़ा गर्क हो चुका है। आप जिना अस्पताल देखें, आप नाम लेते चले जाएं, इसका मतलब है कि सिंध हुकूमत तो आज तक लड़काने के हालात अच्छे नहीं किए उन्होंने, रोल मॉडल नहीं बना सके। कराची में देखें, बसें नहीं थी। ये सारे मंसूबे तो नून लीग के हैं। हाँ, नून लीग सिंध में कैश नहीं कर पाई। अच्छा, आप देखेंगे कराची में छलांगे मार ली सारी पार्टियों ने कि जी मरदमशुमारी में कमी हो रही है, ये हो रहा है। आप देखें पंजाब में तो पिछले 2 मरदमशुमारी में पंजाब की आबादी को दिखाया जा रहा है बढ़ ही नहीं रही, और उसकी सीटें मुसलसल कम की जा रही हैं। बलूचिस्तान की आबादी एकदम से बढ़ जाती है, सीटें भी बढ़ जाएंगी। तो सब ये क्या हो रहा है, जो आप कहते हैं ना ये स्क्रिप्ट खेला जा रहा है, ये भी तो टेक्निकल चीजें हो रही है ना कि आहिस्ता आहिस्ता केक की नौयत बदली जा रही है, सिस्टम चेंज किया जा रहा है, डेमोग्राफिक चेंज किए जा रहे हैं। तो ये बड़ी खौफनाक सूरत हाल है। हाँ, इस वक्त ये है पीपल्स पार्टी वर्सेस नून लीग आमने सामने आ चुके हैं, क्योंकि पीटीआई एक तरफ जैसे जैसे कॉर्नर होती जाएगी, तकरीबन हो चुकी है, यानी कि अब उन्होंने नहीं आना। अच्छा, नून लीग के हालात ये हैं कि जब तक नवाज शरीफ खुद नहीं आएंगे, नून लीग कुछ नहीं कर सकती। क्योंकि मतलब कहने का मकसद आपका ये है कि जो बड़ा दंगल होगा उससे पहले ही जितने भी इत्तेहादी बने हुए हैं, इनमें अभी से अख्तलाफात शुरू हो जाएंगे। नहीं, देखिए इख्तिलाफात नहीं है, अपने अपनी मफादात की जंग है। और एक चीज तयशुदा है, जो आप कह रहे हैं ना जनूबी पंजाब है, बलूचिस्तान है, इनको आप काउंट ना करें। ये इलेक्शन से एक दिन पहले भी जो लोग ना, बलूचिस्तान वालों का क्या है, वो एक दिन पहले पार्टियां बदल लेते हैं, उनकी तो कोई पार्टी नहीं है ना। उनकी तो बाप और माँ और मतलब फैमिली, दादा पोता सारी पार्टियां हैं, जहां की हवा होती है वहां चले जाते हैं। मतलब उनकी कोई अपनी सियासत थोड़ी है। यानी वो पाकिस्तान में वो एंजॉय करते हैं, साल के 70 साल से वो एंजॉय कर रहे हैं। आप देखें ना कि बलूचिस्तान में जो मकामी आबादी है, जो बरोही है, उनका नाम ही कहीं नजर नहीं आता। बलूचिस्तान में जो मकामी लोग हैं, सूबे का नाम एक लिसानी बुनियाद पे रखा हुआ है, तो उसके ऊपर भी देखना हमें पड़ेगा कि बलूचिस्तान के हालात क्या हैं। वहां तो बहुत सारे पश्तून भी हैं, वो भी रुले में, उनमें अफगानी बहुत बड़े एलिमेंट आ चुका है। असल में मैं स्पेशली राजा काशिफ साहब इसलिए भी बलूचिस्तान को डिस्कस कर रही हूँ कि बलूचिस्तान में जो हालात हैं वो तो नागुफ्ती हैं, वो तो उस पर तो हम बात ही नहीं कर रहे, लेकिन उसके बावजूद जो वर्स्ट कंडीशन आई है वो ये सैलाब के बाद आई है, और उसमें अभी तक लोग संभले नहीं है, लेकिन ना हम उसको सामने दिखा रहे हैं, ना हम उस पर बात कर रहे हैं। तो अब जो लोगों का एंगर है वो हमें और ज्यादा नजर आ रहा है। इसके नताइज जो है वो अब सिर्फ एक तरफ नहीं है कि आप किसी इदारे के खिलाफ बात कर रहे हो, इस वक्त सियासतदान और खुद जो वहाँ पे मौजूद है, मेरे ख्याल है उनके खिलाफ भी बहुत बातें होने लगी हैं, और वहाँ का एक आम शहरी बहुत परेशान है इस वक्त। ऐसे में अगर सिंध गवर्नमेंट मंसूबों की बात करती है, अभी थोड़ी देर पहले ताज हैदर साहब मेरे साथ मौजूद थे, वो कह रहे हैं हम मंसूबे लेके आ रहे हैं। आपको लगता है कि लोग मंसूबे पे काम करेंगे, उनको पानी दे देंगे, उनको रोजगार दे देंगे, ऐसा लगता है आपको?
सर देखें, बलूचिस्तान के हालात, अगर आप एक वो बॉर्डर पे चले जाएं ना, जो बलूचिस्तान का मेरे जहन से अभी नाम निकल रहा है, वहाँ तो 3-4 ग्रुप हैं, सारी स्मगलिंग वो लोग करते हैं। और बड़े मजे की बात मैं आपको बताऊं कि वो सारे जितने मुतहरिक ग्रुप हैं वो सारे पश्तून हैं, उनमें कभी भी कोई भी शख्स सीधे मौत नहीं मरता, मतलब वो गोलियां खा के ही मरते हैं, क्योंकि वो बॉर्डर पे स्मगलिंग में सारे इन्वॉल्व होते हैं और उनकी मईशत चल रही है स्मगलिंग के ऊपर है बलूचिस्तान की। अच्छा, जो बलोच बेल्ट है, जो बलोच एरियाज है, उनमें से कई बहुत सारे जो है पाकिस्तान मुखालिफ चले जाते हैं। अच्छा, वो वक्ती तौर पे ऐसा लगता है, आप देखें ना, वहां तो शनाख्ती कार्ड चेक करके भी पंजाब के लोगों को लाइनें मार के गोलियां मार दी जाती हैं, वो भी फैक्ट्स हैं। आपको क्या थी, नाजमा तालिब जो अंचोली में एक आई थी, बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर थी, कराची से थी, उनको वहां शहीद कर दिया गया। तो वहां मजदूर भी किए जाते हैं, और ये एंगर वेंगर नहीं है, ये इंटरनेशनल साजिशें हैं कि हम वो नहीं चाहते कि गवादर पोर्ट कामयाब हो, गवादर पोर्ट चले। बलूचिस्तान में कोई शोरिश नहीं है, बलूचिस्तान में टेक्निकली कोई इशू नहीं है। अच्छा, बलूचिस्तान के लोगों का तो ये है कि वहां तो आपकी शायद दिल में हो ना हो, वहां तो जो सरदार हैं जिनको अंग्रेज दे के गया है ना, वहां तो उनको सब कुछ, और आपको पता अंग्रेज की तो ये सरदार पालकियां उठाते थे और उनको दे के गया। आज उनके घरों में कोई एक आम बलोच जिसको आप कहते हैं ना, वो तो उनके घर में जूते पहन के नहीं जा सकता, नंगे पैर जाते हैं। तो बलूचिस्तान की आप क्या बात करते हैं कि बलूचिस्तान में कोई एंगर नहीं है, बल्कि आम आदमी तो आप देखें ना, इस्लामाबाद में इस्लामाबाद की कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी, पंजाब की यूनिवर्सिटियों में तो ये लोग कोटा लेके आ रहे हैं। मतलब पंजाब में कोटा है, ये वाहिद सूबा है जिसमें कोटा है बलूचिस्तान का। हालांकि बलूचिस्तान में अच्छी खासी तालीमी इदारे हैं, आप कराची से, सिंध से बलूचिस्तान में जाके बात हो जाएगी, हम खुल के नहीं कह सकते। आपको भी अंदाजा है कि बलूचिस्तान में यूनिवर्सिटी में एक खातून भी जो है बड़ी मुश्किलों से वहाँ तक पहुँचती हैं। वो तालीम में आप आज़ादी से तालीम नहीं हासिल कर सकते, वहाँ पे जो हालात हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, वो बहुत बुरी है वहाँ पे। अच्छा देखिए, वो उन लोगों के लिए बुरी है ना जो मकामी लोग नहीं है, मकामी लोगों के लिए इशू थोड़ी है। कोयटा में जो आबादी 47 के बाद आई है माइग्रेट करके ईस्ट पंजाब से या यूपी सीपी से, या उर्दू बोलने वाले हैं, पंजाबी बोलने हैं, ये तो उनके लिए मसाइल है ना। जो बलोच हैं या पश्तून है, उनके ये मसाइल थोड़ी हैं। तो और जो हमारे तो क्लास फेलोज रहे ना, हमारे साथ तो पीएचडी बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में हमारे बड़े अच्छे दोस्त रहे, और उनके कोई इशू नहीं है क्योंकि वो बलोच हैं या पश्तून है। वहाँ हमारी क्लास फेलो एक रही जो उर्दू सिंह थी, उनके मसाइल थे, उनको बलूची लिबास पहन के निकलना पड़ता था, क्योंकि अगर वो ये नहीं करेंगी हो सकता है किसी दिन वो भी अल्लाह मियां के पास चली जाए। तो ये वहाँ लॉ एंड ऑर्डर बनाया गया है, ऐसा कुछ है नहीं किसी के हुकूक। चलिए सर, मैं ऐसे भी टॉपिक नहीं था, लेकिन अगर आप इतने खुल के बात कर रहे हैं तो फिर उस पर भी बात कर लें कि जो सीपैक बंद हुआ और उस पर जो काम रुका है, तो वो जो पॉपुलर लोग हैं जिन्होंने उसको ख़त्म किया है, उन अवाम को क्यों नहीं नज़र आता कि अगर इंटरनेशनल साजिश है तो आलमी साजिश में कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं? अवाम के सामने ये बातें भी तो आ जानी चाहिए ना। सर देखें, अवाम को सब पता है, लेकिन इशू पता क्या है, आपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल पीटीआई के दौर में इतना ज्यादा हुआ कि हद से ज्यादा हो गया। आप मुझे बताएं, एमक्यूएम में कराची में एमक्यूएम से ज्यादा कोई पॉपुलर था, लेकिन एक दिन में वो साथ लपेट दी गई। अब कराची में कोई सोच सकता था एमक्यूएम के खिलाफ बात करेगा या एमक्यूएम के ऊपर बात करेगा, लेकिन आज होती है बात, खुलेआम होती है। तो पीटीआई के बारे में भी यही आलम है कि आप बोल के तो देखें, आप देख रहे हैं ना लोगों को कहाँ मसाइल का सामना करना पड़ता है, हर जगह करना पड़ता है। सोशल मीडिया पे आपकी जिंदगी माहौल हो जाती है। असल में सोशल मीडिया या जो मीडिया की पावर है, अब सोशल मीडिया आ गया, जो आप प्रोपेगेंडा करते हैं ना, वो प्रोपेगेंडा अवाम को, नौजवानों को, यूथ को, बुजुर्गों को इफेक्ट करता है। और पीटीआई का जो बात थी स्टार्ट में, और वो बातें बड़ी ठीक थी, अमल नहीं हो सका। वो 4 साल में वो डिलीवर पीटीआई नहीं कर सकी वफाक में। हालांकि सूबे में आप देखें उन्होंने बड़े अच्छे काम किए, हेल्थ कार्ड लेके आए, हालांकि नून लीग का मंसूबा है, लेकिन वो आम आदमी के लिए हेल्थ कार्ड आया, सिटीजन पोर्टल देखें, वो बहुत अच्छे काम थे, लेकिन उन्होंने उनको हाईलाइट नहीं किया, उन्होंने जाके हाईलाइट किया अपने। डॉक्टर राजा काशिफ जंजुआ साहब, बड़ी पॉजिटिव बातें आप कर रहे हैं, लेकिन मेरी मजबूरी है कि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, और साथ ही साथ ये भी है कि कभी फिर एक प्रोग्राम में तफसील से इन टॉपिक्स पे डिस्कस होगी। यहाँ पे सवाल ये है कि सबसे पहले तो मैं ये कहती चलूँ कि यहाँ पे जो भी गेस्ट हमारे आते हैं उनकी राय से मुत्तफिक होना हमारा ज़रूरी नहीं है। जो यहाँ पे तज्जियाकार आते हैं उनकी अपनी राय है, चाहे वो किसी कबीले के बारे में बात करें या किसी पार्टी के बारे में बात करें, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है।
इस वक्त जो आज पूरे प्रोग्राम में क्वेश्चन रेज करने की कोशिश की गई है वो ये है कि अवाम के मसाइल को हल करना ज़रूरी है। छोटा सूबा कह के सबसे बड़े महले वकूफ़ पे कायम सूबा उसको नज़रअंदाज अब मज़ीद नहीं किया जा सकता। डेवलपमेंट पे काम करना ज़रूरी है और जो लोग पिसे हुए हैं उनकी एजुकेशन से लेके उनको आम मसाइल हल करना नहायत ज़रूरी हो गया, वरना बड़े मसाइल हो जाएंगे। दुआ वही है जो हमेशा होती है, मेरे मुल्क पे वो हुक्मरान आए जो वाकई मेरे मुल्क की हिफाजत करें। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, मुझे इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।